हाँ तो बच्चों, आज हमारा माह दिसंबर का असाइनमेंट नंबर 4 कक्षा 10वीं विषय गणित हमारे हाथ में है और आज हम इस असाइनमेंट में दिए गए 5 सवालों को हल करके वीडियो बना के आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज का या इस असाइनमेंट का पहला प्रश्न, दिया गया है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो ये रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात ये जो कथन है, जो सिद्ध करने को कहा गया है, ये थेल्स प्रमेय का कथन है। अर्थात हमें प्रश्न नंबर 1 में थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना है। कौन सी प्रमेय को सिद्ध करना है? थेल्स प्रमेय को। इसका कथन वही होता है जो क्वेश्चन में लिखा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये प्रश्न नंबर 1 जो लिखा हुआ था उससे हम लोग समझ गए कि ये थेल्स प्रमेय सिद्ध करने को कहा रहा है। तो चलिए थेल्स प्रमेय का सत्यापन शुरू करें। सबसे पहले कथन के अनुसार हम चित्र बनाते हैं। ये हमारा बन गया त्रिभुज ABC। फिर क्वेश्चन ने बोला है या कथन में कहा गया है कि इसकी किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए। ये देखिए, ये अपन ने भुजा BC के समांतर एक रेखा L खींच दिया जो भुजा AB को बिंदु D पर और भुजा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रही है। कथन के अनुसार चित्र बन चुका है। सबसे पहला काम हम लोग दिया है लिखते हैं। तो दिया है का मतलब ये होता है कि इस चित्र में आपको जो जो दिख रहा है उसको लिखिए अपनी भाषा में। तो यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है बेटा एक त्रिभुज ABC जिसमें एक रेखा L भुजा BC के समांतर खींची गई है, जिसमें रेखा L भुजा BC के समांतर खींची गई है, जो भुजा AB को बिंदु D पर तथा भुजा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। ये बेटा हमारा अगला पॉइंट खत्म हो गया। चित्र के हिसाब से दिया है। इसके बाद अगला पॉइंट होता है सिद्ध करना है। तो कथन में कहा गया है कि ये रेखा जो है अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, अर्थात AD/DB
बराबर AE बटे AC। इसके बाद इसको सिद्ध करने के लिए यदि मन से कुछ काम करना पड़े तो उसको बोलते हैं रचना। तो यहाँ पर रचना करेंगे। DM लंब AC डाला, DM लंब AC तथा EN लंब AB डाला। ये पहले दो काम करते हैं बेटा रचना में। उसके बाद BE तथा CD को मिलाया। BE तथा CD को मिलाया। इस तरीके से चित्र दिया है, सिद्ध करना है, रचना। इसके बाद हमारा शुरू होता है उपपत्ति। उपपत्ति इसकी जो शुरू होगी बेटा, ढेर सारे त्रिभुज दिख रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान यहाँ पे लगाना है कि पहली बार त्रिभुज ADE को पकड़ना है। त्रिभुज ADE और ये मेरे साइड का त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE में ये जो दो त्रिभुज मैंने लिया ADE और BDE, यहीं से सवाल शुरू करना। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। इसका अनुपात निकालते हैं तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हम जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुणित आधार, आधार में लिखेंगे AD गुणित ऊंचाई, ऊंचाई मतलब इस पर जो लंब गिरे EN। ठीक इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालेंगे BDE का। सूत्र यही लगेगा 1/2 आधार बोले तो DB और ऊंचाई जो ऊपर वाले त्रिभुज की रहती है वही ऊंचाई यहाँ भी ली जाती है EN। 1/2 से 1/2 कट गया, EN से EN कट गया। अब हमारे पास त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल जैसे कि वैसे लिखते चलते हैं बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर AD बटे DB, समीकरण 1। इसके बाद पुनः यही काम दोहराते हैं। यहाँ पर त्रिभुज ADE दोबारा लेती और दूसरा त्रिभुज जो इस तरफ से बढ़ती CED, त्रिभुज CED में फिर दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CED का
क्षेत्रफल बराबर, फिर यही सूत्र जो यहाँ लगा 1/2। अब आधार इधर से लेना, आधार AE ऊंचाई, इस पर जो लंब गिरा है अर्थात DM। फिर त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, इसके लिए भी 1/2 आधार में लेंगे EC गुणित ऊंचाई ऊपर वाले त्रिभुज की ही ली जाती है, 1/2 से 1/2 DM से DM, अर्थात त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर AE बटे EC। ये समीकरण 2 बन के तैयार हो गया बेटा। पहले समीकरण में ऊपर ADE का क्षेत्रफल लिखा है, यहाँ भी ADE का क्षेत्रफल लिखा है, नीचे BDE और यहाँ पे CED। तो ये नीचे नीचे वाले को हम लोग यहाँ पर बराबर सिद्ध करते हैं, परंतु लिखा है नीचे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। ये हमारा बन जाता है समीकरण नंबर 3। लेकिन ऐसा क्यों होता है इसको देखिए और यहाँ पे कारण लिखते हैं। ये देखिए BDE का क्षेत्रफल और CED का क्षेत्रफल इसलिए बराबर है क्योंकि 9वीं क्लास में हमने ये प्रमेय पढ़ा था, समान आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो यहाँ पे समान आधार DE हो गया, उस प्रमेय को यहाँ पे लिखेंगे समान आधार और दो समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज। ये हमारा मेन कारण है, इसको लिख दें क्यों बराबर हो गए उसका कारण। इसके बाद लास्ट स्टेप समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से। ये देखिए समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें। ADE का क्षेत्रफल ADE का क्षेत्रफल सेम, यहाँ BDE का क्षेत्रफल और यहाँ CD का क्षेत्रफल अलग अलग है, लेकिन तीसरे समीकरण में हमने BDE और CED का क्षेत्रफल बराबर सिद्ध कर दिया है। इससे ये पता चल गया कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया, तो हम दोनों के राइट हैंड साइड को बराबर लिख सकते हैं, अर्थात AD बटे DB बराबर AE बटे EC। और यही हमें सिद्ध करना था। ये मुख्य परीक्षा के लिए थेल्स थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी कारण शायद असाइनमेंट में पहले क्वेश्चन के रूप में दी गई है। और जितना अच्छे से अच्छा हो सकता था मैंने प्रयास किया है कि बच्चों को अच्छे से अच्छा समझ में आ जाए, और उम्मीद करते हैं कि इस प्रमेय का बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे, जिससे कि मुख्य परीक्षा में बड़े आसानी से बना पाओ। चलिए इसी के साथ प्रश्न नंबर 1 अर्थात थेल्स प्रमेय खत्म होती है। प्रश्न नंबर 2 आप लोग पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के
वर्गों की योगफल के बराबर होता है। अर्थात पढ़ के एहसास हो रहा है कि ये जो कथन है पाइथागोरस प्रमेय का है। अर्थात हमें प्रश्न नंबर 2 में पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने को कहा गया है। कौन सी प्रमेय सिद्ध करने को कहा गया है? पाइथागोरस प्रमेय कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो चलिए कथन सुन के एहसास करके समझ में आ गया कि प्रश्न नंबर 2 पाइथागोरस प्रमेय है। अर्थात हमें अप्रत्यक्ष रूप से सवाल पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने को कह रहा है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन। प्रश्न नंबर 2 पाइथागोरस के लिए हम चित्र सबसे महत्वपूर्ण होता है इसका। ये देखिए चित्र बनाने का प्रयास इन्होंने बोला है किसी समकोण त्रिभुज में। क्या बोला है? किसी समकोण त्रिभुज में। तो देखिए चित्र जनरली हम समकोण त्रिभुज ऐसा जानते हैं, ऐसा देखे हम लोग ने। तो यहाँ पर क्या करते हैं बेटा कि ये 90 अंश वाले को ऊपर लटका देते हैं। अर्थात इस तरीके से इसका चित्र बनाया जाता है। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, A, B, C। ये हमारा चित्र बन गया। सवाल ने बोला था किसी समकोण त्रिभुज में। अब चित्र बनने के बाद आप जानते हो कि सबसे पहले दिया है लिखा जाता है। चलिए अब हमको जो दिख रहा है उसको यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण B बराबर 90 अंश है या समकोण है। ये हम लोग को जो दिखा लिख दिया है, हो गया। इसके बाद हम लोग सिद्ध करना है, लिखते हैं सिद्ध करना में बोला है कर्ण का वर्ग। तो ये 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अर्थात AC का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाएं मतलब AB का वर्ग, दूसरी भुजा है BC का वर्ग। ये देखिए कथन ने बोला था कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं की वर्गों की योगफल की बराबर होता है। ये हमने सिद्ध करने में लिख दिया। इसके बाद रचना। यहाँ पर रचना एकदम छोटी सी रचना होती है। जब भी रचना करें तो डॉटेड लाइन से करें। BM लंब AC डाला, BM लंब AC डाला। और ये बेटा हम लोगों की उत्पत्ति चालू हो रही है। पाइथागोरस प्रमेय मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय। यहाँ पर सबसे पहले ओरिजिनल त्रिभुज लिया जाता है, त्रिभुज ABC, और साथ में ये छोटा त्रिभुज जो मेरी तरफ दिख रहा है और इसका नाम पढ़ा जाता है त्रिभुज AMB में। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। और हम जानते हैं कोई भी दो संगत कोण यदि बराबर हो गए तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो देखिए बड़े त्रिभुज में ये वाला कोण 90 अंश दिख रहा है, जिसका नाम पढ़ेंगे हम लोग कोण ABC। छोटे त्रिभुज का ये कोण 90 अंश नाम पढ़ेंगे
कोण AMB बराबर तो हो गया। इसका कारण यहाँ पे लिखना पड़ता है कि प्रत्येक कोण 90 अंश है, इसलिए ये बराबर। दूसरा कोण ये A, बड़े त्रिभुज के लिए भी यही कोण है, छोटे त्रिभुज के लिए भी यही कोण है, तो इसको लिखते हैं कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ कोण। ये देखिए दो कोण बराबर हो गए, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMB। कोण समरूपता से, ये समरूपता का सूत्र है, प्रमेय है कि कौन सी प्रमेय लगी, कोण समरूपता से। जैसे दो त्रिभुज समरूप होते हैं बेटा, CPST लिया जाता है, तो यहाँ पे CPST इस तरीके से लेंगे AM बटे AB बराबर AB बटे AC। AB डबल आता है क्योंकि समान आधार डबल बार है। तो चलिए स्टार्ट करें, AM बटे AB बराबर, फिर AB आता है यहाँ पे वापस, बटे में टोटल मतलब AC। इसे बोला जाता है CPSTC, अर्थात इसका हिंदी अर्थ होता है समरूप त्रिभुज के संगत अवयव। तिर्यक गुणा किया, AB वर्ग बराबर AM गुणित AC। ये हमारा समीकरण 1 बनके तैयार है। इसके बाद हम लोग पुनः फिर क्या करते हैं, पुनः फिर से कि ओरिजिनल त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC, और दूसरी बार इस तरफ वाला त्रिभुज, लेकिन नाम ऐसा पढ़ते हैं त्रिभुज BMC में। फिर इसी तरीके से समरूप करते हैं। चलिए एक कोण 90 अंश वाला बड़े त्रिभुज का कोण ABC और छोटे त्रिभुज का BMC, बिल्कुल कारण इसी प्रकार लिखेंगे, प्रत्येक कोण 90 अंश है। उभयनिष्ठ कोण जैसे यहाँ A लिए थे, वैसे यहाँ पे लेते हैं कोण C बराबर कोण C, कारण उभयनिष्ठ कोण, इसलिए दोनों त्रिभुज फिर समरूप हो गए। समरूप त्रिभुज BMC, कारण वही कोण समरूपता सी। जैसे दोनों त्रिभुज समरूप हुए, वैसे यहाँ फिर CPST लेते हैं, J बटे J बराबर J बटे टोटल, अर्थात MC बटे BC बराबर BC बटे AC। चलिए लिखिए MC बटे BC बराबर BC बटे टोटल मतलब AC। ये हो गया CPSTC, अर्थात समरूप त्रिभुज के संगत अवयव। तिर्यक गुणा किया, BC का वर्ग बराबर MC गुणित AC, समीकरण 2। और बस इतना जिस बच्चे को आ गया, बिल्कुल मान के चलिए वो पाइथागोरस प्रमेय सीख चुका है। बस इसके बाद एकदम आसान स्टेप हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को
जोड़ने पर, चलिए बेटा समीकरण 1 ये दिख रहा है, समीकरण 2 ये दिख रहा है, लेफ्ट से लेफ्ट जुड़ता है, अर्थात AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर राइट हैंड AM गुणित AC, AM गुणित AC धन MC गुणित AC। अगली स्टेप AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जैसे का वैसा, यहाँ दोनों जगह AC कॉमन आ रहा है, AC कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा AM और यहाँ से बचा MC। AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर बराबर, चित्र में देखिए बेटा AM धन MC, AM धन MC मतलब AC। लास्ट स्टेप AB का वर्ग धन BC का वर्ग AC गुणित AC, AC का वर्ग, और शायद हमें यही सिद्ध करना था, साइड पलटा हुआ है, साइड चेंज कर दीजिए, इसको इधर लिख दें AC का वर्ग और ये साइड को उधर लिख दीजिए AB का वर्ग धन BC का वर्ग। देख लीजिए यही हमें सिद्ध करना था, यहाँ पर लिख देते हैं इति सिद्धम, अर्थात हमें यही सिद्ध करना था। और इसी के साथ ही प्रश्न नंबर 2 अर्थात पाइथागोरस प्रमेय हमारा समाप्त होता है और प्रश्न नंबर 2 का ही इसके साथ समापन। इसके बाद हमें प्रश्न नंबर 3 वृत्त अध्याय से दिया गया है, जहां बोला गया है, शायद सवाल पढ़ेंगे आप लोग, कि एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, जिसमें दो समांतर और बराबर जीवाएं, दो समांतर और बराबर जीवाएं एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर दूर है। तो हमें उन दोनों समांतर एवं बराबर जीवाओं की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 हम लोग ने पढ़ा। सबसे पहले बोला है कि एक वृत्त है, तो ये सबसे पहले अपन ने एक वृत्त की कल्पना किया। केंद्र, दो जीवाएं, ये देखिए समांतर और बराबर है, अर्थात विपरीत साइड होगी। पहली जीवा AB, दूसरी जीवा CD। तो हम लोग यहाँ पे दिया है भी लिखते चले साथ साथ में कि सबसे पहले इस वृत्त में दो समांतर जीवाएं हम लोगों को दिया गया है, AB समांतर CD। साथ में बोला है कि ये दोनों जीवाएं बराबर भी हैं, AB बराबर CD, और ये इसी का मान हम लोग को ज्ञात करना है, AB का मान भी और CD का मान भी। इसके बाद अगली चीज में हम लोग को दिया है इसकी त्रिज्या। ये देखिए मैंने इसको मिला दिया, इसी को त्रिज्या बोलते हैं 20 सेंटीमीटर, अर्थात OA का मान 20 सेंटीमीटर। इसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ से केंद्र से होते हुए यहाँ लंब डाल दिया, दोनों जगह ये M है और ये N है। मेरे को दोनों समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर दी गई है। MN का मान 24 सेंटीमीटर दिया गया है। और एक प्रमेय हम लोग जानते हैं बेटा कि समान जीवाएं जो होती हैं वृत्त से समान दूरी पर होती है, अर्थात आधी आधी दूरी पर होगी। MN 24 है तो OM और ON की लंबाई बराबर होगी, बराबर लंबाई होगी मतलब ये 12-12 सेंटीमीटर की होंगी। ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया,
ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया। और इसके बाद हमारा सवाल ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। टारगेट हमारा ए बी और सी डी का मान निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ओ एम ए में, समकोण त्रिभुज ओ एम ए में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। चलिए लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। लंब का वर्ग अर्थात ओ एम का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग अर्थात ओ ए का वर्ग। ओ एम का मान 12 का वर्ग, ए एम का मान नहीं मालूम है, ओ ए का मान 20 का वर्ग। 12 का वर्ग 144 धन ए एम का वर्ग बराबर 20 का वर्ग 400। 144 का इधर पक्षांतर करेंगे बेटा। ए एम का वर्ग बराबर 400 ऋण 144। ए एम का वर्ग बराबर 10 में 4 गया 6, 9 में 4 गया 5, 3 में से 1 गया 2। और आपको मालूम है 256 जो है 16 का वर्ग होता है। वर्ग छोड़ देंगे तो ए एम का मान निकल के आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। फिर एक प्रमेय जानते हैं हम लोग कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात जितना मान ए एम का है उतना ही मान एम बी का भी होगा। अर्थात ए एम का मान 16 है तो एम बी का मान भी कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। हमें ए बी का मान पूछा गया है तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी बराबर, चित्र में ए एम और एम बी से मिलके बनी है ए एम धन एम बी। ए एम का मान 16 सेंटीमीटर, एम बी का मान 16 सेंटीमीटर, जुड़ करके 32 सेंटीमीटर। जब ए बी 32 सेंटीमीटर है तो सी डी भी 32 होगी, क्योंकि दोनों बराबर दिया गया है। अतः सी डी का मान भी 32 सेंटीमीटर होगा और ये हमारा उत्तर होगा। चाहे तो शब्दों में ले सकते हैं कि अतः दोनों समान जीवाओं की दोनों समान जीवाओं की लंबाइयाँ 32 सेंटीमीटर है। ये हमारा इस सवाल का उत्तर होगा बेटा। इसी के साथ प्रश्न नंबर 3 का समापन होता है और चलें प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ें। प्रश्न नंबर 4 फिर प्रमेय आ गई है, वृत्त की प्रमेय, जो वृत्त की चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट प्रमेय इस साल के लिए मानी जाती है। यहाँ पर मैं प्रश्न नंबर लिख रहा हूँ, जब तक आप उसका चिंतन करें। देखिए वहाँ पर लिखा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। अर्थात प्रश्न नंबर अब 4 हमारा चालू हो रहा है। चलिए स्टार्ट करें प्रश्न नंबर 4 हल। ये देखिए चित्र बनाना चालू कर रहा हूँ। बोला है कि किसी वृत्त में, ये वृत्त का केंद्र है O, बाह्य बिंदु ये है P, यहाँ से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा मैंने खींचा। ये बिंदु A पर टच करके जा रहे हैं। ये दूसरी स्पर्श रेखा खींचा, ये बिंदु B पर टच कर रहा है। खत्म। चलिए स्टार्ट करें। दिया है
एक वृत्त COR, इसका मतलब एक ऐसा वृत्त बनाया जिसका केंद्र O है और जिसकी त्रिज्या R। एक वृत्त COR जिसमें PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये हमारा दिया है, हो गया बेटा। इसके बाद हम सिद्ध करना है, लिखते हैं। सिद्ध करना में इन दोनों की लंबाई बराबर होती है ऐसा बोला गया है, तो हम लिखेंगे PA बराबर PB। ये हमें सिद्ध करना है। रचना, इसको सिद्ध करने के लिए रचना की जाती है OA OP और OB को मिलाया। इसी को यहाँ पे शब्दों में लिख देते हैं बेटा। OA OP और OB को मिलाया। इसके बाद उत्पत्ति चालू होती है। ये 6 नंबर तक पूछी जाने वाली प्रमेय है मुख्य परीक्षा में, तो इसको बहुत ध्यान से देखें। स्पर्श रेखा, ये स्पर्श बिंदु, ये त्रिज्या। पहली प्रमेय के अनुसार हमको मालूम है कि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अर्थात ये कोण 90 अंश का होगा। यहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ बेटा। कोण PAO बराबर 90 अंश। इसी प्रकार यहाँ भी वही प्रमेय लगेगी, कोण PBO बराबर 90 अंश। ये दोनों 90 अंश क्यों हो गए? क्योंकि हमें ये प्रमेय पहले सिखाई गई है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इस प्रकार ये प्रमेय है बेटा। इस प्रमेय से ये दोनों कोण 90 अंश, और इसके बाद दो त्रिभुज दिख रहे हैं। पहला त्रिभुज PAO और दूसरा त्रिभुज PBO में। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे RHS सर्वांग समता से। R मतलब एक 90 अंश का कोण। चलिए इस त्रिभुज का 90 अंश कोण बताइए। PAO और इस त्रिभुज का PBO, ये दोनों कोण बराबर हैं क्योंकि दोनों का मान मैंने ऊपर 90 अंश लेके आया है, सिद्ध कर चुका है। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक कोण 90 अंश है। इसके बाद कर्ण अर्थात OP बराबर OP। चूँकि OP इसकी भी भुजा है, इसकी भी भुजा है, तो कारण लिखा जाता है बेटा उभयनिष्ठ भुजा। तीसरी OA बराबर OB। ये दोनों इसलिए बराबर है क्योंकि ये दोनों मतलब प्रत्येक वृत्त की
त्रिज्याएं हैं। जैसे ये तीनों पार्ट मिले वैसे ही लिखते हैं बेटा, त्रिभुज PAO सर्वांगसम त्रिभुज PBO। यहाँ पे लगी है हमारी RHS सर्वांग समता। इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। और CPCT में सीधा लिखते हैं बेटा लास्ट स्टेप PA बराबर PB। यहाँ पे लिखा जाता है CPCTC, अर्थात इसका हिंदी अर्थ सर्वांगसम त्रिभुज की संगत अवयव होता है। और यही हमें सिद्ध करना है। लास्ट में यहाँ पर इति सिद्धम लिख करके इस प्रमेय का समापन करते हैं। जैसा कि पहले भी मैंने बता चुका है कि ये प्रमेय इस अध्याय की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रमेय और सरल प्रमेय है। इसका सभी बच्चे मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बार बार अभ्यास करें और परीक्षा में बहुत अच्छे से बनाएं, जिसमें कि आपसे एक सवाल 5 नंबर या 6 नंबर का सवाल आपसे बनेगा। इसके बाद चौथा सवाल ये हमारा समाप्त होता है। अंतिम सवाल प्रश्न नंबर 5 जो रचनाएं चैप्टर से दिया गया है। एक त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना करने को कहा गया है, जिसमें त्रिभुज ABC की भुजाओं की मापें हमें दी गई। चलिए स्टार्ट करें। प्रश्न नंबर 5 और इस असाइनमेंट का अंतिम सवाल यहाँ बोला है, त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना करो। वृत्त की रचना करो जहाँ AB बराबर BC बराबर CA बराबर 6 सेंटीमीटर है। इस तरीके से आपको ये सवाल नंबर 5 दिया गया है। तो चलें हम लोग सीखते हैं सवाल नंबर 5 अर्थात परिगत वृत्त की रचना। इसके लिए आप सब लोग प्रकार, पेंसिल, स्केल, इस सब सामग्री की तैयारी कर लें और फिर मेरे साथ साथ इस सवाल को बनाने का प्रयास करें। ध्यान देंगे बेटा, एक पेज में अपन चित्र बनाएंगे और एक पेज में रचना के पद लिखेंगे, क्योंकि सवाल ने बोला है कि रचना के पद भी लिखिए। रचना के पद। नंबर 1। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग जो नाप तौल दिया उस हिसाब से त्रिभुज तैयार करते हैं। यहाँ पर हमें AB का मान भी 6, BC का मान भी 6, CA का मान भी 6 दिया है। तो सर्वप्रथम हम स्केल की सहायता से 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते। चलिए मेरे साथ साथ आप भी काम करेंगे। ये मान लीजिए मैंने स्केल रखा और ये 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड मैंने खींच दिया। वैसे ही आप भी करें। तिरछा हो गया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, सीधा खींचना है अपने को। ये हमने सर्वप्रथम एक रेखाखंड खींचा
6 सेंटीमीटर का, नाम दिया BC। इसके बाद राउंडर उठाएंगे और राउंडर में अब AB भी 6 है और CA भी 6 है, तो सबसे पहले राउंडर में 6 सेंटीमीटर सेट करेंगे। क्योंकि ये BC 6 सेंटीमीटर है तो मैं इसके बराबर इसको खोल लूँगा। ये हमारा 6 सेंटीमीटर राउंडर में सेट हो गया। इसके बाद इसको B में रख के एक चाप ऊपर, फिर C में रख के उसी के ऊपर दूसरा चाप। जैसे ये कटान बिंदु मिलेगा इसको बिंदु A देंगे और फिर स्केल की सहायता से बिंदु B और बिंदु C को मिला दें। इसके बाद जैसे ये त्रिभुज हमारा तैयार हो चुका है, जो काम मैंने यहाँ किया इसको यहाँ पे रचना के पद में लिखेंगे। अभी जितना काम किया उसके लिए देखिए कैसे लिखेंगे। एक त्रिभुज ABC की रचना किया जहाँ AB बराबर BC बराबर CA बराबर 6 सेंटीमीटर है। ये पहला रचना का पद हमारा खत्म। इसके बाद अगला काम करते हैं बेटा। यहाँ पर इस रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक खींचती। ये सबसे पहले पॉइंट B पे रखते हैं, आधे से ज़्यादा खोलते हैं, ये आधे ज़्यादा खुल गया। इसके बाद एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। उसके बाद ये बिंदु C पे रखते हैं, कम ज़्यादा नहीं करते, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। इस तरीके से 2 चाप मारने के बाद यहाँ और यहाँ स्केल रख के लंबी लाइन खींच दीजिए। ध्यान रहे ये लाइन इन दोनों बिंदु के कटान बिंदु से गुजरना चाहिए। इसको P दे दीजिए, इसको Q दे दीजिए। इसको बोलते हैं बेटा रेखाखंड BC का खंड BC का लंब सम द्विभाजक। लंब सम द्विभाजक नाम है PQ। PQ खींचा। अगला पॉइंट, यही काम हम भुजा AB के लिए करते हैं। फिर मैंने ये B पे रखा, आधे से ज़्यादा खोला, एक चाप नीचे मारा, एक चाप ऊपर मारा। उसी को उठा के बिंदु A पे रखा, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे मारा। फिर मेरे को 2 कटान बिंदु मिले। फिर मैंने स्केल उठाया और इन दोनों बिंदु से मिलाते हुए लाइन खींच दिया। ये R और ये S। चलिए इसको यहाँ लिखेंगे कि रेखाखंड AB का लंब सम द्विभाजक RS खींचा। हमने इसका नाम RS दिया है।
इस टाइप से 3 पद हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद पी क्यू और आर एस जहाँ भी एक दूसरे को काट रहे हैं, जैसे यहाँ काट रहा है, इसको ओ नाम दे देंगे। फिर इसको लिखेंगे पी क्यू और आर एस की कटान बिंदु को ओ नाम दिया। अगला पॉइंट नंबर 5, ओ से बी को मिला देते हैं स्केल की सहायता से। इसको भी यहाँ पे लिखते हैं ओ बी को मिलाया। अगला पॉइंट और अंतिम पॉइंट, कुछ नहीं करते बेटा, ये पॉइंट ओ पे रखा और इसको ए बी के बराबर खोला और घुमाते चला गया। ये इस तरीके से इसको घुमा दिया। एक बार और डार्क, चूंकि यही वृत्त हमारे त्रिभुज का अभीष्ट परिगत वृत्त है, तो इसको एक बार और डार्क कर देंगे और देखिए ये हमारा अभीष्ट परिगत वृत्त बनके तैयार है। ये ऑटोमेटिक बिंदु ए, बिंदु सी और बिंदु पी को टच करके जाएगा। अभी मैंने जो काम किया उसको यहाँ लिखूंगा कि बिंदु ओ को केंद्र मानकर, बिंदु ओ को केंद्र मानकर ओ बी खोला था, ओबी त्रिज्या लेकर, ओबी त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना किया और यही वृत्त जो है हमारे त्रिभुज एबीसी का अभीष्ट परिगत वृत्त है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे बेटा कि यही वृत्त त्रिभुज एबीसी का अभीष्ट परिगत वृत्त है। इस तरीके से ये रचना का समापन होता है बेटा और हमारे असाइनमेंट का प्रश्न नंबर 5 अर्थात अंतिम प्रश्न भी समाप्त होता है। और उम्मीद है इस प्रयास का आपको ज़रूर कुछ न कुछ फ़ायदा मिलेगा और इसी आशा के साथ, क्योंकि हमारा वर्ष 2020 का भी समापन हो रहा है इस असाइनमेंट के साथ साथ, तो सभी बच्चों को न्यू वर्ष नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। और बस